चले जी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 से टाइम के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चले बॉस, हम लोगों ने सर कुछ बातें की थी ईद से पहले। उस बातों को जरा 2-3 मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं। रिकैप कर लेते हैं। सुनेंगे जनाब, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जनाब? हमने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट को डिस्कस किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली हमें इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है और हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है और मैनेज ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? कि जनाब मैनेजमेंट के पास कोई स्पेशल ऑर्डर या वन ऑफ ऑर्डर आता है, या वो अपने किसी कंपोनेंट को, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर किसी कंपोनेंट को मेक करे या बाय करे, या वो पेट्रोल बनाए फिर हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनाए जिसको हम लोग क्या बोलते थे फर्दर प्रोसेस और नॉट। जनाब हमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देनी है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए और हमें कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है उसकी इंफॉर्मेशन हम दें ताकि मैनेजमेंट को प्राइसिंग करना भी आसान हो जाए। ऐसा हम लोगों ने बोला सर हमें सबसे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉस्ट को डिस्कस किया था। कॉस्ट को हम लोगों ने कैटेगराइज किया, स्प्लिट किया। हमने बोला सर हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट है? एडमिन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने बोला एडमिन कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज होती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बनाने के लिए यूज होती है। ऐसा फिर हमने बोला जनाब फाइनेंस कॉस्ट आपकी कौन सी होती है? फाइनेंस से रिलेटेड बोले तो बैंक चार्जेस, और चौथी कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में लगे, तैयार करने में लगे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बोल देना, ये है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमने बोला जनाब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है? 3। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल वो जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेबर वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपेंसेस वो जिन चीजों की मदद से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मटेरियल 2 किस्म के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर 2 किस्म के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस 2 किस्म के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं जनाब? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा ही है। अच्छा सर, हमने बोला जनाब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर भी किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था जनाब कॉस्ट बिहेवियर को। कॉस्ट बिहेवियर कितने थे मेरे पास? कॉस्ट मेरे पास यही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कौन सी थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। हमने बोला सर हमारे पास, उसके बाद हमने इसको कैटेगराइज किया था कॉस्ट बिहेवियर के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहे, चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। उसके बाद है मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, कम यूनिट बना या ज्यादा यूनिट बना वो कॉस्ट कैसी रहेगी? सेम। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। स्टेप कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है मेरे पास? स्टेप कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट ये है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक, उसके बाद एकदम से चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है। फिर हमने डिस्कस किया था जनाब हमारे पास प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? प्राइम कॉस्ट होती है मेरे पास बेसिक कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है मेरे पास? बेसिक कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। कौन कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वर्जन कॉस्ट वो जो कि आपके मटेरियल को आपके फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे। कौन कौन होते हैं वो? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हमने बोला था सर कॉस्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डिस्कस किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेरे पास इन्वेंट्री कितनी होती है? 3 किस्म की, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड। रॉ मटेरियल वो बिल्कुल कोर है, यानी कि अगर तो टेक्सटाइल है जहां पे कॉटन से, रुई से कपड़ा बनाया जा रहा है, जो कॉटन है, रुई है, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। और अभी प्रोडक्ट बन रहा है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, उसको मैं क्या बोलता हूं? वर्क इन प्रोसेस। और तीसरा मेरे पास फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट बन चुका है। ऐसा ही हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की थी। एग्रीड। मैंने आप लोगों को 4 सवाल दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही जनाब। क्या आप सबों ने उसको सॉल्व किया है? भाई रिकॉर्डिंग वालों, ऑनलाइन वालों, क्या आप सबों ने उसको सॉल्व किया?
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्या मेरी उम्मीद ठीक है? नहीं? चलें जबरदस्त। चलें सर एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम बातें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आओ लड़के, क्वेश्चन नंबर 1 की क्या फरमा रहे हैं? आसान है, छोटे छोटे से। एग्जाम में डेफिनेटली इस टाइप के सवाल नहीं आते, पेपर इससे बहुत ऊपर लेवल का आता है, लेकिन हमें थोड़ा अपना बेसिक लेवल तो बनाना पड़ेगा ना यार, फिर ऊपर वाले लेवल तक पहुंचेंगे। चलें सर, प्लीज प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे दोस्त आपके पास जो कॉस्ट है उसको इस कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई कीजिए। जनाब किस किस में क्लासिफाई कीजिए? इन्होंने बोला जनाब एक प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मेरे भाई बताइए एडमिन की कॉस्ट कौन सी है, और जनाब बताइए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। चले मेरे भाई सुनेंगे एक एक करके। कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज टू लुब्रिकेट द फोग लिफ्टर एम्प्लॉयड इन द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। सर सबसे पहले तो अंग्रेजी को समझिए, अंग्रेजी में क्या कह रहा है जनाब? फोग लिफ्टर होता है। फोग लिफ्टर क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे कि जनाब जहां पे आप गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर देते हैं तो एक फोग लिफ्टर आता है, वो गाड़ी उठा के फुटपाथ के ऊपर रख देता है, इधर उधर रख देता है, ये कहलाता है फोग लिफ्टर। जनाब वेयर हाउस के अंदर सामान वगैरह उठाने के लिए फोग लिफ्टर इस्तेमाल होता है। ये बोल रहे हैं जनाब इस फोग लिफ्टर के अंदर ऑयल डाला गया, जाहिर सी बात है इंजन ऑयल डल रहा होगा, ओके कुछ भी डल रहा होगा ऑयल शायद। ये फोग लिफ्टर चल कहां पे रहे? फिनिश गुड्स वेयर हाउस में, यानी कि जहां पे तैयार माल रखा गया है। इस कॉस्ट को, इस फ्यूल की कॉस्ट को जिसमें ऑयल डला है, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? कहां पे? सर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोक्योर टू प्रोडक्शन प्रोसेस, याद है? मैंने बोला था जब माल आपका तैयार हो गया अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं लगेगी। माल तैयार हो के कहां रखा हुआ है? फिनिश गुड्स वेयर हाउस। फिनिश गुड्स वेयर हाउस का मतलब क्या है? यानी कि यहां पे तैयार माल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? दुकान पे जाएगा, कस्टमर के घर तक जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहां पे हमने क्यों रखा हुआ है जनाब? यहां पे हमने रखा हुआ है तो क्या फैक्ट्री में नहीं छोड़ सकते भाई? माल तो तैयार हो गया, वरना फैक्ट्री में प्रोडक्ट कैसे बनेगा? दुकान में नहीं छोड़ सकते, लोग खरीदेंगे कैसे? तो बीच में एक स्पेस बना देते हैं जिसको वेयर हाउस का नाम देते हैं। वेयर हाउस के अंदर के खर्चे को हम कहां रिकॉर्ड करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर। बॉस को हम कहां लिखेंगे? एडमिन के अंदर। नंबर 1 एग्री करते हो? फिट है मेरे भाइयों? आगे, सैलरी ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट द कैश काउंटर लोकेटेड इन द कराची फैक्ट्री। सर कराची में फैक्ट्री है, वहां पे एक चौकीदार को बिठा दिया है, वहां पे कैश काउंटर है। जाहिर सी बात है फैक्ट्री के अंदर भी थोड़ा बहुत कैश तो होता है ना यार, छोटे मोटे खर्चों के लिए। वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा दिया, 10-20 लाख रुपए रखते हैं कारखाने फैक्ट्री के अंदर भी ज्यादा ही रखते हैं, वहां सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया। सर कहां लेके जाएंगे इसकी कॉस्ट? चौकीदार बैठा हुआ है फैक्ट्री में। फैक्ट्री के सारे खर्चे कहां जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना। फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री का किराया, रेंट, पानी, बिजली, गैस, सबका बिल तो उधर ही जाएगा ना भाई। हैंड आउट है आपके पास मैडम? तीसरा, कमीशन पेड टू सेल रिप्रेजेंटेड है। माल बेचने वाले को यानी कि सेल्समैन को कमीशन पे किया गया। मेरे दोस्त कहां जाएगा इसका खर्चा? इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे, कमीशन पेड टू कंपनीज परचेजिंग एजेंट। हम जो माल खरीदते हैं हम एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, उस एजेंट को हम कुछ पैसे मैसे दे देते हैं। जिस तरह से हम लोग, जब प्रैक्टिकली बता रहा हूं, टेक्सटाइल के अंदर जब रुई खरीदी जाती है तो कंपनी वालों को नहीं पता सर कौन से गांव की रुई कितनी अच्छी है, कौन से गांव में रुई किस रेट में मिल रही है, तो ये एजेंट रख लेते हैं। एजेंट जो है अपने बंदे उन्होंने छोड़े होते हैं गांव में, जगह जगह जहां पे रुइयां बिक रही होती हैं, वहां से देखते हैं किस क्वालिटी की कॉटन है, क्या है, वहां पे सौदा बुक कर रहे होते हैं और वो कुछ कमीशन ले रहे होते हैं। जनाब इसी तरह से हमने माल खरीदने के एजेंट को कमीशन दिए, उसका खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? बोले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्यों सर? अगर इन्वेंट्री खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन दो, उसके एजेंट को कमीशन दो, वो सारी की सारी कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। याद है पढ़ा होगा आप लोगों ने आईए के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री को खरीद रहे हैं तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते थे जनाब, कैरेज इनवर्ड
याद है भाई, फ्रेट इन ट्रांसपोर्टेशन पीएनएल में बनाते थे, पीएनएल के अंदर कहां रिकॉर्ड करते थे तुम? परचेजेस में ऐड करते थे। परचेज में क्यों ऐड करते थे? क्योंकि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बना रहे होते थे, कॉस्ट का पार्ट बना रहे होते थे। किसमें किया भैया? ये चौथा इधर ही है, ऐसा ही है। आगे ऑडिटर की फी है जनाब, आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराया, कहां रिकॉर्ड करेंगे? एडमिन में, बिल्कुल सही बात है। आगे उसके बाद है मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन द फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में आग वाग ना लग जाए, हमने इसकी इंश्योरेंस करा दी जनाब, इसका खर्चा कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? एडमिन के अंदर, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन। सर डॉक्यूमेंट शेयर कर दें। अच्छा यार एक मिनट जी भाई, क्या चले बॉस आगे। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन। जनाब फॉर एग्जांपल आप जाते हैं इम्तियाज में शॉपिंग करने के लिए, वो दूध के जो कार्टन पड़े हुए होते हैं और 24 के क्रेट होते हैं, वो एक साथ रख के कार्टन करके पैक किया हुआ होता है। ऐसे ही देखिए हम लोगों ने ये खिलाता है, कार्टन में पैक कर दिया आपने। जनाब ये जो कार्टन की एक कॉस्ट है, ये खर्चा कहां जाएगा? है जी, क्यों? इम्तियाज में पैक होते हैं, फैक्ट्री से पैक होकर आता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना यार। फैक्ट्री से एक एक पाव वाले दूध आते हैं, इम्तियाज में बैठ के पैक हो रहा होता है, दुकान में बैठ के पैक हो रहा होता है, वो तो फैक्ट्री से पैक होके निकलता है ना कार्टनों में भाई। ऐसा ही है। तो जनाब कहां जाएगा? ये भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है ना भाई। कहां जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बोले तो आगे कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथ फॉर दी मशीन ऑपरेटर। जनाब जो हमारे मशीन ऑपरेटर है, लेबर है, उनको हमने मखसूस किस्म के कपड़े पहना दिए ताकि उनको करंट शरंट ना लगे। होता है फैक्ट्री के अंदर, आग शाग ना लगे उनको, अर्थ वर्थ ना लगे, करंट शरंट ना लगे। जनाब कहां जाएगा खर्चा? मैन्युफैक्चरिंग। जाहिर सी बात है लेबर कहां पर होंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग। अगर यही कपड़े अगर दुकान पे पहनाए जाते सेल्समैन को, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी दुकानों में आप जाते होगे तो वहां पे यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो भी तो क्लॉथ ही हुए ना भाई। उसको कुछ और नाम दे दो क्लॉथ का, ये प्रोटेक्टिव क्लॉथ था, उसको कुछ और नाम दे दो। वो कपड़ों की कॉस्ट कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्री कर दो, दुकान वाले कपड़े, दुकान में जो सेल्समैन के लोग पहने होते हैं। चले सर आगे, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन दी लेबर फैक्ट्री। जनाब लेबर फैक्ट्री के अंदर है, उनको हमने दे दिए कागज पेंसिल वगैरह, हमने बोला यार तुम शर्टें सीते रहो, यहाँ पे लिखते रहो, एक शर्ट सी ली, 2 शर्ट सी ली, रेड कलर की सी ली, पीली कलर की सी ली। होता है फैक्ट्री के अंदर। वो कागज पेन का खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है। एग्री करते हैं? तो मेरे भाइयों सभी हुआ सबका ये। एक आध गलती की गुंजाइश है, उसकी गुंजाइश नहीं है जिसने सॉल्व ना किया। ये घर पे सॉल्व करने वाला था। एक आध गलती, 2 गलती, 3 गलती की गुंजाइश है। अभी तो पढ़ना सीख रहे हैं ना यार, अभी तो गलती सही है, एक्सेप्टेबल है, मसला नहीं है। अभी गलती हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात क्या है? जिसने सॉल्व नहीं किया, जो पढ़ नहीं रहा, वो टेंशन की बात है अभी। चले सर अगला सवाल मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे भाइयों सॉल्व किया है? आओ दोस्त सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज अ फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें फिक्स्ड, हमें वेरिएबल, हमें सेमी वेरिएबल, चलो भाई। सर मशीन को अगर क्लॉथिंग की है तो प्रोटेक्शन वो कहां जाएगी? वही मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। मशीन फैक्ट्री के अंदर है ना, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होंगे वो उधर ही जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। डन है बॉस? सुने, क्लासिफाई दी फॉलोइंग कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एज फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन दी स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। मेरे दोस्त स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कम यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बनाए, डेप्शन का मेथड कैसा रहेगा दोस्त? सेम रहेगा। कहां लिखेगा मैं इसको? नंबर 1। एग्री करते हो? अगर लिखा होता डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तब मेरे भाई वेरिएबल का ही को भाई कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो जो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का होता है, पहले साल ज्यादा फिर कम, फिर कम। क्या यूनिट आउटपुट की वजह से होता है मशीन कम ज्यादा चलने की वजह से होता है किसकी वजह से होता है? वो तो फॉर्मूला ऐसा बना दिया, प्रोडक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना भाई, वो भी फिक्स्ड।
वो भी फिक्स। एग्री करते हो? आगे सर जी रॉयल्टी एक्सपेंस, रॉयल्टी एक्सपेंस की हमने एग्जांपल दी थी किताब लिखने वाली, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी भाई, इतनी ज्यादा मुझे रॉयल्टी, एक किताब नहीं बिकेगी एक रुपया नहीं मिलेगा। कौन सी कॉस्ट है मेरे भाई? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आगे दोस्त फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री की इंश्योरेंस बिल्कुल भाई, आग बाग ना लग जाए, कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, ऐसा थोड़ी ना कोई ताल्लुक है यार आग को आग का भाई। आगे उसके बाद है मेरे पास सुपरवाइजर की तनख्वाह, फिक्स है। सुपरवाइजर की तनख्वाह फिक्स होती है भाई, जो लेबर को सुपरवाइज मॉनिटर कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स घरों का प्रॉपर्टी टैक्स आता है ना भाई, कैसा आता है? वो तो प्रोडक्ट ज्यादा या कम बनाने की वजह से आता है? नहीं, वो आता है कितने स्क्वायर फीट की जगह है, कितने कमरों का फ्लैट है, कितने स्क्वायर फीट की जगह है। प्रोडक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, उस घर में कितने बच्चे लोग रह रहे हैं। हमने बोला सर पिछले साल 5 बंदे थे, इस बार 8 बंदे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा? नहीं सर। आगे हमने बोला जनाब नंबर 6 ओवर टाइम की कॉस्ट। ओवर टाइम की कॉस्ट पता है ना क्या होती है? ओवर टाइम का मतलब ये होता है सर आपको हमने टाइम दिया लेबर को कि भाई आप आएंगे 9 बजे, 5 बजे आपकी छुट्टी है, आप आएंगे 8-9 घंटे अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, प्रोडक्ट बना के चले जाएंगे। सर रमजान का सीजन था, माल ऑर्डर बहुत आ गया, हमने लेबर को बोला भाई हाथ पैर जोड़े, मैंने बोला यार 5 बजे के बाद 4 घंटे ओवर टाइम लगा लो, 9 बजे घर जाना, हमें माल जो है ना देना है, शिपमेंट करना है। लेबर ने बोला काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, हम 5 बजे के बाद बैठ रहे हैं ना, उसके पैसे हम अलग से लेंगे। हमने बोला हाँ भाई बिल्कुल अलग से पैसे देंगे। वो जो टाइम इन्होंने दिया वो ओवर दिया, अपने टाइम से ओवर टाइम दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? ओवर टाइम दे गया। क्या वो पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और कैसे पैसे लेंगे? घंटों के हिसाब से लेंगे। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कहां से हो गई? नहीं फिक्स नहीं है, वेरिएबल। नहीं वेरिएबल भाई, 4 घंटे के तो 4 घंटे का पैसे देंगे, 1 घंटे काम करोगे तो 1 घंटे के देंगे, 3 घंटे के तो 3 घंटे के देंगे। ओवर टाइम वेरिएबल छठा। आगे बॉस जनरेटर फ्यूल कॉस्ट मेरे दोस्त, वेरिएबल के फिक्स? बोलिए बोलिए बोलिए। वेरिएबल कॉस्ट, जितना ज्यादा जनरेटर चलेगा उतना ज्यादा पेट्रोल उड़ाएगा, जितना कम चलेगा, नहीं चला 2 दिन तक आपने जनरेटर नहीं चलाया तो क्या पेट्रोल खर्च हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। हमने बोला सर आपने 5 घंटे पेट्रोल चला दिया तो उतना पेट्रोल लगेगा, 20 घंटे जनरेटर चला दिया तो 20 घंटे का लगेगा। बोले तो कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 7वां। फिट है मेरे भाई? ये उम्मीद करता हूं सबों के सही होंगे, एक आध गलती की गुंजाइश है, हमें एग्जाम में, अभी तुम सीख रहे ना यार, अभी तो गलती की गुंजाइश है। चलो तो उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी निपटाते हैं ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या फरमा रहे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? अ कंपनी मैन्युफैक्चर, अच्छा रिक्वायरमेंट नीचे लिखी हुई है जनाब, यू आर रिक्वायर्ड टू ग्रुप कॉस्ट विच आर लिस्टेड बिलो एंड नंबर 1 to 20 इन द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। यानी कि इन्होंने बोला, क्या बोला? इन्होंने बोला जनाब डायरेक्ट मटेरियल, फिर बोला दोस्त डायरेक्ट लेबर, फिर बोला अपने डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर बोला अपने इनडायरेक्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूं IND, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, या जिसको हम बोलते हैं दोस्त फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद है मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और फिर है जनाब मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक एक करके देखते हैं, आओ जनाब। A company manufacture and retailing the cloth. Following are the cost of this industry. Lubricant for the sewing machine. सर जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में ना थोड़ा सा तेल विल भी डालना पड़ता है। घर पे देखा होगा अम्मा वगैरह जो कपड़े सी देती हैं, थोड़ा बहुत आपने ऑयल डालना पड़ता है ताकि वो स्मूथली चलता रहे। ये जो ऑयल है ये हमने खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट फैक्ट्री, कपड़े वपड़े सिल रहे हैं, यहाँ पे कपड़े खरीदा आपने, गारमेंट फैक्ट्री है, इन्होंने पूरे पूरे थान खरीदे और शर्टें बना के सेल कर रहे हैं। ये जो सिलाई मशीन है उसमें हमने लुब्रिकेंट ऑयल डाला, जनाब ये मटेरियल है, एग्री मटेरियल है। डायरेक्ट क्या चीज है? डायरेक्ट मटेरियल की इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ऑयल लगा मशीन पे और उससे फिर कपड़े सिल रहे हैं। क्या कपड़े पे डायरेक्ट ऑयल डल रहा है? नहीं डल रहा है। ये मटेरियल तो है, लेकिन कौन सा मटेरियल है दोस्त? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है?
फैक्ट्री ओवरहेड का, तो इधर लिख दे मैं नंबर 1। ठीक हो गया भाई। यूएसबी फॉर दी जनरल ऑफिस, ऑफिस के लिए यूएसबी मंगवाई गई। दोस्त कहां लिखेंगे? एडमिन का काम है ना मेरा भाई, एडमिन का काम है। कहां है भाई एडमिन? कहीं भी नहीं है। मैं खा गया क्या? ओ, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट नंबर 2। चलें दोस्त आगे। उसके बाद है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी जनरल ऑफिस कॉपी फोटो मशीन। ऑफिस के अंदर फोटो कॉपी मशीन है, उसकी सफाई सुथराई के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो बंदा आता है, साफ करके चला जाता है, पैसे लेके चला जाता है। जी सर, कहां लिखेंगे इसको? एडमिन का काम है सर, ऑफिस की फैक्ट्री है। अगर ये यही अगर फैक्ट्री के अंदर होती तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, प्रोडक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। चले सर, उसके बाद है मेरे पास टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर कॉल। कुछ नहीं कह रहा कि कहां पे ये स्टॉल्ड है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एडमिन के अंदर होगा। कहां लिखेंगे सर इसको हम लोग? फिर है मेरे पास जनाब इंटरेस्ट ऑन दी बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट सूद। कहां जाएगा सर? फाइनेंस कॉस्ट। फिर परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी चार्जेस फॉर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट थ्रू आउट दी फैक्ट्री। सर फैक्ट्री के अंदर आपने कोई परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी मतलब म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कुछ कर दिया, मतलब लेबर के लिए आपने कुछ एंटरटेनमेंट कर दिए। फैक्ट्री के अंदर लेबर के लिए आपने कुछ एंटरटेनमेंट कर दिए। ओके, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो कहां जाएगा? 6। अच्छा, मैं फिर दूसरे हैंड आउट होंगे। एक सेकेंड, मैंने कुछ चेंजेस किए इसके अंदर। जस्ट वेट, मैंने कुछ ना चेंजेस की थी। सही। मार्केट रिसर्च अंडरटेकिंग प्रायर टू अ न्यू लॉन्च। जी बॉस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का कॉलम मैं यहां से उड़ा दूं, फिर कहां डालोगे? एडमिन के अंदर। फिट है। उसके बाद है वेजेस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फैक्ट्री। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का चौकीदार। कैरेज ऑन परचेज ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके लिए आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के पैसे दिए। कहां दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल। हम लोग इन्वेंट्री खरीदते हुए ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, एजेंट को कमीशन देते हैं, वो कहां चला जाता है? मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शन एक्सवाइजी। सर रॉयल्टी खर्चा कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक जवाब। रोड लाइसेंस फॉर द डिलीवरी व्हीकल, जो गाड़ियां हमारी कस्टमर के घर तक पहुंचा रही हैं, उसका हमने लाइसेंस बनाया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक जवाब। अगर वो नहीं होगा तो कैसे बेचेंगे भाई? पार्सल सेंड टू कस्टमर, कस्टमर के घर तक आपने पार्सल भेजा, उसका खर्चा टीसीएस बीसीएस का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर की बात आ गई ना यार। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सर टीवी पे एड शेड चलाया, माल बेचने के लिए चलाते हैं बॉस। ऑडिट फी, एडमिन। बिल्कुल ठीक जा रहा है। चीफ ऑफ अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट की तनख्वाह, एडमिन। फाइनेंस के अंदर अगर तो लोन लूंगा तो उसके पैसे जाएंगे, बंदों की तनख्वाह नहीं जाएगी। वेजेस ऑफ ऑपरेटर इन दी कटिंग डिपार्टमेंट, एक कटिंग डिपार्टमेंट में कपड़े वपड़े काट रहे हैं, उस बंदे को तनख्वाह दी जा रही है भैया। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर है ना यार, मजदूर है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एडवर्टाइजमेंट स्लोगन ऑन द डिलीवरी वैन, जो डिलीवरी वैन है टीसीएस वीसीएस की, उस पे हमने टीसीएस लिखवा दिया। ओके, तो वो जो बंदा वो जो लिख रहा है वो उसका काम क्या था? हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना बेसिकली, ये तो मार्केटिंग की चीज है। मार्केटिंग चीज कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिट है। वेजेस ऑफ द स्टोर कीपर इन दी मटेरियल स्टोर, मटेरियल जहां रखा गया है वहां पे बंदे की तनख्वाह कहां जाएगी सर? इनडायरेक्ट के अंदर। बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। और अगर फिनिश गुड्स का स्टोर कीपर होता तो एडमिन के अंदर। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द, नहीं खा गया मैं शायद। हाँ, वेजेस ऑफ द फोक लिफ्टर ड्राइवर हु हैंडल अ रॉ मटेरियल। इसी तरह एक फोक लिफ्टर कहां चल रहा है जनाब? वहां पे जहां पे रॉ मटेरियल रखी गई है, टेक्सटाइल है तो कॉटन रखी गई है,
ये खर्चा कहां जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 18। लेकिन अगर यही वेयर हाउस के अंदर फोक लिफ्टर चल रहा होता तो एडमिन, दुकान पे चल रहा होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है मेरे दोस्त? डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर नया प्रोडक्ट डेवलप किया गया, बेहतरीन हो गया मेरे भाई, फिट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं ताकि आप लोग की थोड़ी बहुत ना माइंड बैकिंग होती रहे। अगला सवाल जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। यस बॉस, चले बॉस आगे बढ़े। अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स। एक जगह पे भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। अच्छा भैया क्या क्या है बॉस? मैन्युफैक्चरिंग है, शॉर्टकट लिखेगा मैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और मेरे पास एडमिन है। An important feature in the installation of any accounting of the costing system is the proper classification of the accounts. The Bottler Limited, a bottle and distribution of the beverages, have recently introduced a new classification which includes the following. जी सर, हम लोग को ये वो है बेवरेजेस कंपनी है, ओके जी, ये बेवरेजेस कंपनी है और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। सैंपल यानी कि कुछ बोतलें बना के फ्री में बांटनी है। सर कहाँ लिखे इसका खर्चा? फ्री में बांटने का बोले तो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है। कहां लिखेंगे जनाब हम लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मेरे पास शुगर, चीनी। सर बोतलें बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए चीनी तो चाहिए, ये बेसिकली मटेरियल है, ये बेसिकली मटेरियल है। कहां जाएगा ये? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तीसरा फैक्ट्री की तनख्वाह, पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग। चौथा फोरमैन, फोरमैन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर। हाँ, सुपरवाइजर, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की तनख्वाह सर कहां जाएगी? ये मैन्युफैक्चरिंग। पांचवा है कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। नहीं कह रहा कि कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग कैसी है, अगर तो ऑफिस वालों की कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग है तो कहां लिखेंगे? एडमिन के अंदर। और अगर फैक्ट्री के लेबर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है तो हम कहां लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दुकान में जो सेल्समैन है उसकी अगर पिक एंड ड्रॉप है तो हम कहां लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्वेश्चन में नहीं बता रहा तो सर मैं इसको फॉर एग्जांपल कहां लिख देता हूं? एडमिन के अंदर लिख देता हूं। लेकिन आपके जो आईकेएफ के सवाल आते हैं उसके अंदर अब कोई अजम्पशन लेने का नहीं होता, उसमें क्लैरिटी होती है हर चीज में। हाँ लिखा हुआ मैंने, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग, सॉरी कन्वेंस ऑफ फैक्ट्री, तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद है मेरे पास छठा। छठे में क्या है सर मेरे पास? फैक्ट्री क्लरिकल सैलरीज। अरे बाप रे बाजीम छा गया। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री क्लरिकल सैलरी, फैक्ट्री के जो क्लर्क है उनकी तनख्वाह। फैक्ट्री का नाम आ गया तो कहानी खत्म ना यार, फैक्ट्री का नाम आ गया कहानी खत्म। उसके बाद है मेरे पास सर सातवां है ड्राइवर की वेजेस, ड्राइवर की वेजेस। बॉस कहां लिखे? डिपेंड करता है सर ड्राइवर किसका है, लेकिन सर सवाल के अंदर कंपनी का क्या बोला? कंपनी का क्या बोला? बेवरेजेस बॉटलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। पेप्सी की गाड़ियां में पूरे शहर में नजर आती हैं, उसकी जो बंदे की तनख्वाह जो गाड़ी चला रहा है वो कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं इसको उस बेसिस पे लिख दूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो कहां गया? ड्राइवर वेजेस 7। अगर करीम वाले होते, डाइवो, डाइवो कंपनी है जो बसें चलती है ना कराची वराची से इंटीरियर सिंध वगैरह, इंटीरियर पूरे पाकिस्तान में डाइवो पूरी कंपनी, अच्छी बड़ी कंपनी है। ये जो डाइवो के जो ड्राइवर की तनख्वाह ये कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उनका मेन काम है ना ये, एग्री करते हैं। चले सर पीआईए की अगर हम बात करें, पीआईए के जो पायलट जो जहाज उड़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं दोस्त? आगे उसके बाद है मेरे पास नंबर 8 है गैस ऑयल एंड ग्रीस। मैन्युफैक्चरिंग, हम गैस ऑयल ग्रीस नॉर्मली फैक्ट्री में कारखानों में यूज होती है। नंबर 9 डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अगर फैक्ट्री का लिख देता, वो फैक्ट्री में लगा हुआ है, फैक्ट्री में अगर वो बोल देता फैक्ट्री के अंदर ये फर्नीचर लगा हुआ है तो हम कहां लिखते हैं इसको? मैन्युफैक्चर। दुकान का अगर बोल देता तो मैं कहां लिखता?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिट है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है माशाल्लाह। उसके बाद है नंबर 10 सेल्समैन सैलरी एंड द कमीशन, बेहतरीन। उसके बाद है दोस्त मेरे पास 11 है लाइट एंड पावर, लाइट एंड पावर। लाइट ये कहलाती है फैक्ट्री के, जो फैक्ट्री के अंदर जो बिजली का बिल आता है तो फैक्ट्री के अंदर ना दो चीजें होती हैं, सुन लो आज हम क्लियर कर लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें जिस बिजली पे चल रही होती हैं वो कहलाता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है पावर की, कि उनको बहुत ज्यादा वॉट देना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो। और जो फ्लोर में जो लाइटें होती है ना वो कहलाता है आपके पास लाइटिंग के नाम से। किस नाम से? लाइटिंग के नाम से या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो पावर का वर्ड जो यूज होगा कॉस्टिंग के अंदर वो समझ जाना कि जो यहाँ पे बिजली या गैस चाहिए किसके लिए? फैक्ट्री मशीनों के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहां पे कई जो है ना वो मेगावाट वगैरह लग रहे होता है। डन है जी, आगे। उसके बाद है मेरे पास भैया लीगल एंड ऑडिट फी, एडमिन। उसके बाद लड़के नंबर 13 फ्रेड आउट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेड आउट का पता ना मेरे भाई, माल को बेचते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन इनकम होती है उसको फ्रेट आउट कहते हैं, और खरीदते हुए को फ्रेट इन। खरीदते हुए को हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं? मटेरियल में ऐड कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बना देते हैं। चले सर, उसके बाद है मेरे पास इनकम टैक्स, एडमिन का पार्ट है भाई, नंबर 14। उसके बाद है नंबर 15 है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है मेरे पास जनाब रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, एडमिन को दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 17 है मेरे पास लेबल्स, लेबल मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर लेबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। कौन सा नंबर है ये? 17। लेबलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो डब्बे आप अक्सर देखते होंगे इम्तियाज गए शॉपिंग करने के लिए, वहां पे वो अब तो बार कोड पे रीड कर रहा होता है ना, वो सारा बिलिंग ऑटोमेटिक, लेबलिंग होती है बेसिकली। उसके बाद है मेरे पास दोस्त डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, किस पे जाएगा भैया? मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद है मेरे पास जनाब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ की? डिपेंड करता है, अगर तो ऑफिस की है तो एडमिन की, अगर तो फैक्ट्री की है तो मैन्युफैक्चरिंग की, दुकान उकान में अगर किसी चीज की है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इंश्योरेंस जो है वो तीनों जगह पे आ सकती है। क्लैरिटी नहीं है ना अभी, तो मैं तीनों जगह पे लिख देता हूँ। उसने बोला ना रिक्वायरमेंट के अंदर 1 और मोर, एक जगह लिख दो, सब जगह लिख दो। लेकिन एग्जाम में अब जो आईक्यूब के क्वेश्चन आता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आता है, उसमें पूरा डिफाइंड होता है। वाटर, सर पानी कहाँ जाएगा? अब बोलेगा कौन सा वाला? अगर पीने वाला पानी है दुकान में आ रहा है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस में अगर पीने वाला। लेकिन सवाल के कॉन्टेक्स्ट में क्या लग रहा है? सवाल के कॉन्टेक्स्ट में क्या लग रहा है? बॉटलर एंड बेवरेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये पानी किसके लिए आ रहा है जनाब? ये बोतल वोतल बनाने के लिए। ओके जी, तो हम लिखेगा बॉस कहां पे इसको? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिट है भाई? उसके बाद है ट्रक के टायर्स आए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद है मेरे पास जनाब बॉटल की ब्रेकेज हो गई, बोतलें जो थी उसमें कोई टूट फूट हो गई, उसको थोड़ा सही कर देते हैं हम लोग नॉर्मली। कितना किस में जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। 22 है ना? हाँ। उसके बाद है मेरे पास टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, कुछ नहीं कह रहा तो हम जनाब एडमिन में डाल देते हैं, नॉर्मली एडमिन में जा रहा था। फैक्ट्री का होगा तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ऑपरेटिंग के अंदर। स्टेशनरी तीनों जगह आ सकता है लेकिन हम एडमिन के अंदर लिख देते हैं। फिट हो गई बात? तो जनाब हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छी खासी पेशरफ्त हो गई है, हमें अच्छी खासी चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं, ऐसा। चले सर, क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका बहुत नीचे वाला लेवल है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो हम नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे तो स्टेप तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे दोस्त, सर टायर के बारे में बता दें। टायर मतलब पहिया। उसने बोला ना सवाल के अंदर कि जनाब वो ट्रक वो भी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी है। तो जो ट्रक है जिसमें पेप्सी की गाड़ियां में पूरे शहर में चलती हुई नजर आती हैं, एक्वाफीना की चलती हुई नजर आती हैं गाड़ियां, उसमें टायर जो है वो टायर घिस गए तो टायर दोबारा लग जाएंगे। तो उस टायर की कॉस्ट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को सेल करना है ना, वो पूरे शहर में गाड़ी घूम रही है। चले सर क्वेश्चन नंबर 15 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 शुरू मैं कराऊंगा, इख्तिताम आप करेंगे। सही है जी, ताकि थोड़ा सा हाथ पकड़ के चला दिया फिर अब आप लोग भागेंगे। एग्री करते हो? तो क्वेश्चन नंबर 15 को जब तक पढ़ो जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, सिर्फ रीड आउट करें। सवाल पढ़ने का तरीका मेरे दोस्त सुने। सर सवाल को ना पास करने का एक बहुत आसान तरीका ये होता है, बहुत अच्छा तरीका ये होता है, पता होना चाहिए। सवाल को हमेशा तसल्ली से पढ़ा जाता है। सवाल को पढ़ते हुए छलांगे नहीं मारनी आपने।
ये बात याद रखें, सवाल को तसल्ली से पढ़ें। हम लोग की बुरी आदत होती है, हम सवाल को देखते हैं, पढ़ते नहीं है। सवाल को तसल्ली से आराम से पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया करूं। पढ़िए जी, चलें बहुत सुनेंगे। सवाल पढ़ा मेरे भाई तसल्ली से। अब सुने, सवाल पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। हमेशा याद रखो, जिंदगी का असूल, चाहे कोई सा भी पर्चा हो। रिक्वायरमेंट में क्या मेरे पास, कंप्यूट टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स एंड टोटल कॉस्ट। कॉस्टिंग के हर सवाल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे सवाल की रिक्वायरमेंट यही होती है, पीएनएल बना दो, कंसोलिडेशन बना दो, सब पता होता है। यहाँ पे हर सवाल की रिक्वायरमेंट अलग। सर क्या बोला इसने बोला बॉस कि आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, मैं यहाँ पे लिखेगा बॉस वेरिएबल कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिखेगा जनाब फिक्स कॉस्ट, और मैं यहाँ पे लिखेगा बॉस टोटल कॉस्ट। और ये सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं रुपीस के अंदर। आओ जी शुरू करते हैं। चले सर, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, रॉ मटेरियल कॉस्ट रुपीस 4 लाख पर यूनिट, 400 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट पे रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, 400। टोटल यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, टोटल आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, 5, कितना 5000। आइए जी, तो मैं लिखने चला रॉ मटेरियल। यस दोस्त, कितने यूनिट बनाए आपने सर, आपने जनाब 5000 यूनिट बनाए, और एक यूनिट पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है जनाब, 400। ऐसा मेरे भाई कितनी हो गई कॉस्ट, मल्टीप्लाई मारो, 2 लाख 2 मिलियन। कैलकुलेटर नहीं है, करना कैलकुलेट, ये चौड़ापन नहीं चलेगा भाई, सीए ये का जीरो में ना कबाड़ा हो जाता है यहाँ पे भाई। कितना लड़ गया है, 2 मिलियन। ऐसा आगे टोटल पे भी लिख देते हैं। चले सर, उसके बाद सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स, टोटल सेल फॉर द ईयर 13 मिलियन। जनाब सेल्स कमीशन पे करना है सर, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रिक्वायरमेंट में झांक के बोल, देखो इसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोली है या सब बोली है, देखो रिक्वायरमेंट में देखो सब बोली है, तो मैं लिखेगा यहां पे। अगर वो बोलता कि जनाब कंप्यूट टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर मैं नहीं लिखता। एग्जाम में रिक्वायरमेंट को तसल्ली से पढ़ना है बॉस, एग्जामिनर यहां पे घुमाता है। डन हो गई बात। तो सर उसने बोला टोटल निकालो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ने नहीं पूछा, इसके बाद सब डालो, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी डालो, एडमिन भी डालो, सब डालो। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया। चले सर, इसके बाद यहां पे लिखेगा मैं सेल्स कमीशन, शॉर्टकट लिख रहा है मैं, कितना सर 5%। किसका, सेल्स का। पूरे साल सेल कितनी हुई है, पूरे साल सेल कितनी हुई है 13 मिलियन का 5%, कितने लड़के 6,50,000। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, कम सेल करेंगे तो कम कमीशन, ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा कमीशन। तो कौन सी डेफिनेशन भैया, वेरिएबल कॉस्ट। कितनी दोस्त, 6,50,000। टोटल में भी लिख देते हैं। क्या सबों को बातें समझ में आई है भैया। चले सर कंप्लीट करो जरा पूरा फटाफट 2 मिनट के अंदर। खुद से सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में सवाल हो जाएगा। हमारी क्लास की कोशिश ये होती है कि आपसे खुद से सवाल कराऊंगा, खुद करो फिर मैं कराऊंगा। तो आपको दिए गए सर तकरीबन मैंने आपको 3 मिनट दिए, 3 मिनट के अंदर ये सवाल खींचो फटाफट। रिकॉर्डिंग वाले आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और फिर स्टार्ट करना वीडियो। चले वो स्टार्ट करते हैं। आप सबों ने सॉल्व किया होगा, रिकॉर्डिंग वालों ने भी इसको पॉज करके सॉल्व किया होगा। चले सर सुनेंगे। इंश्योरेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख। जी सर, इंश्योरेंस की कॉस्ट है मेरे पास 2.5 लाख। इंश्योरेंस की कॉस्ट है मेरे पास 2.5 लाख। बॉस कहां लिखेंगे इसको, वेरिएबल के फिक्स कॉस्ट। जनाब कम यूनिट बनाओ ज्यादा यूनिट बनाओ, इंश्योरेंस वालों को इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। बोलता है भाई मशीन आग ना लग जाए, टूट ना जाए, जल ना जाए, उसके हिसाब से मुझे पैसे दो, बोले तो फिक्स कॉस्ट। आगे डेप्रीसिएशन है सर। आइए सर डेप्रीसिएशन की बातें करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब बिल्डिंग की। यस दोस्त, बिल्डिंग के बारे में क्या फरमा रहे हैं सर? बिल्डिंग के बारे में फरमा रहे हैं कि कॉस्ट है 1.5 मिलियन, एक्यूमुलेटेड है, यूजफुल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। आओ लड़के, स्ट्रेट लाइन आप लोगों को याद है ना फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ऐसा ही है मेरे भाई, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कितना बना डेप्रिसिएशन? 1,40,000। सर कहां लिखेगा? वेरिएबल के फिक्स? फिक्स कॉस्ट 1,40,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब फर्नीचर। क्या फरमाए जा रहे हैं सर फर्नीचर के बारे में? 4 लाख की कॉस्ट है, एक्यूमुलेट है, डेप्शन का रेट और सैल्वेज वैल्यू है। सर मेथड कौन सा मेरे पास? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेरे दोस्त फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय रेट। खूबसूरत, ऐसा ही है सर। वेरिएबल के फिक्स? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना लड़ गए? 51,000। 51,000। अगला उसके बाद है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट शॉर्टकट लिखिएगा PNM। सर क्या फरमा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर? यूनिट आउटपुट मेथड। सर वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल। कम यूनिट बनाएंगे तो कम डेप्रिसिएशन, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन। सर फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कॉस्ट याद है मेरे भाई? 12 मिलियन, नहीं सॉरी 1.2 मिलियन। कॉस्ट कितनी है मेरे दोस्त? माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है भैया? 2 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, किसके हिसाब से? नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। कितने सर? 8,000। 8,000 ना? नहीं, हाँ सॉरी 5 लाख। आई एम सॉरी 5 लाख। तो एक यूनिट का डेप्रिसिएशन कितना आया? सिर्फ इतना, 2 रुपए। एक यूनिट बनाएंगे तो कितना डेप्रिसिएशन दोस्त? 2। और इन्होंने पूरे साल कितने यूनिट बना डाले? 5,000। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां मिली? नंबर 1 बुलेट के अंदर। ऐसा कितना बना? वेरी वेल। कम यूनिट बनाते तो कम डेप्रिसिएशन, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा, कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? अगला मेरे पास क्या है सर? लेबर कॉस्ट। यस बॉस, लेबर कॉस्ट। लेबर वेजेस ₹400 पर आवर। लेबर को 1 घंटे के 400 रुपए देते हैं। लेबर वर्क फॉर 2700 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। लेबर ने 2700 घंटे काम किए और 1 घंटे के आप लेबर को कितने पैसे दे रहे हैं? 400 रुपए। तो मेरे दोस्त कितना बना? 1080,000। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। वेरिएबल में फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट ₹20 पर लीटर। टोटल फ्यूल 1 लीटर कितने का? 20 रुपए का। द टोटल फ्यूल यूज ड्यूरिंग द ईयर जनाब 4,500 लीटर इस्तेमाल किए, 1 लीटर 20 रुपए का। कितनी कॉस्ट हो गई? 90,000। वेरिएबल के फिक्स? जाहिर सी बात है वेरिएबल। कम फ्यूल यूज करेंगे तो कम खर्च होगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा। आगे स्टाफ की तनख्वाह कितनी लड़ गए? अब देखो एग्जामिनर ने होशियारी खेलता है। पूरा सवाल चल रहा है पर ईयर पे, पर एनम, एनुअली। यहां पे इसने क्या बोला? 70,000 रुपए पर मंथ। पूरा डाटा साल पे, एक उसने दे दिया पर मंथ। अगर मैं सिर्फ 70,000 डायरेक्ट ले लूंगा तो अजीब नहीं हो जाएगा? या अच्छा रिक्वायरमेंट में क्या बोला उसने? टोटल निकालते हैं। पूरा सवाल पर एनम चल रहा है तो हमें भी किस पे निकालना पड़ेगा? पर एनम पे। तो 70,000 महीने का है बॉस, 70,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12। ये होशियारी होती है। किसने गलत किया? किसी ने नहीं। किसने किया? उसने जोर से बोल दिया था, वरना 2-3 तो गलत करते ही हैं। चले दोस्त, कितना बना भाई? 840। वेरिएबल के फिक्स? 840। तो छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर इनका बड़ा ख्याल रखना है। तो वैसे एग्जाम प्रेशर इतना होता है तो एग्जामिनर ना ये हरकत भी करता है। मेरे भाई टोटल करोगे? कितना? क्या? 3830। ठीक हो गया। अगला भाई 1281 टोटल वाला फिट है दोस्त? आगे बढ़े क्या?
चले लड़के, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट देता हूं, अगर कॉपी वॉपी कर रहे हो तो कर लो, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे शुरुआत मैं करा दूंगा इसी तरीके से, अभी तुम लोग का थोड़ा हाथ पकड़ के चलाऊं, फिर तो खुद ही चलोगे इंशाल्लाह। ठीक है, 1 मिनट देता हूं उसको, जरा कॉपी शॉपी कर लो, कोई अगर कॉपी शॉपी कर रहा है तो। चलें जनाब आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चले जी स्टार्ट मैं कराता हूं, फिर मैं आप लोगों को दूंगा, जरा 5-8 मिनट आप लोग सॉल्व करिएगा। चले सर, क्वेश्चन नंबर 5 फरमा क्या रहे हैं, सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट फॉर द 3 डिफरेंट लेवल ऑफ यूज, दैट इज द 10,000, 20,000 एंड 30,000 किलोमीटर पर एनम। पर एनम को डिलाइन करने सर साल की कॉस्ट निकालनी है हमने। प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग, जनाब क्या शेड्यूल बनाना है आपने, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे, फिक्स कॉस्ट निकाल दे, टोटल कॉस्ट निकाल दे, पर किलोमीटर भी निकाल दे। इन रिस्पेक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉस्ट गिव एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर ट्रीटिंग इट एज अ वेरिएबल और फिक्स। जनाब आप वेरिएबल और फिक्स ट्रीट कर रहे हैं, इसकी जरा जस्टिफिकेशन भी दे दिएगा। अच्छा भाई, तो हम जरा शुरू करते हैं। सर ये बेसिकली देखा जाए तो 3 सवाल है, अगर इसको मैं यूं सॉल्व करूं, 10,000 किलोमीटर टोटल भी निकालना है ना, हाँ। यहां पे मैं लिखूं जनाब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। उसके बाद मेरे पास कितने किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, यहां पे मैं लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। उसके बाद है मेरे पास जनाब 30,000 किलोमीटर, यहां पे मैं लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे मैं लिखूंगा जनाब फिक्स कॉस्ट और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट। चले दोस्त शुरू करते हैं। पिट्टे जी, The following particular production pertain to a well maintained medium size car. Cost of car, सर गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, 1.2 मिलियन। सर कहाँ लिखूं मैं, वेरिएबल में कि फिक्स में? बोले बोले शाबाश, वेरिएबल। गाड़ी की कॉस्ट है, गाड़ी की कीमत, गाड़ी कितने की है, 12 लाख रुपए की गाड़ी है, कहाँ लिखेंगे? अबे भैया गाड़ी की कॉस्ट एसिड है यार, नॉन करंट एसिड है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भूल गए, कॉस्ट एक्सपेंस थोड़ी ना है। कैसी बातें कर रहे हैं, कॉस्ट का मतलब तो एक्सपेंस होता है। गाड़ी क्या चीज है आपके पास, नॉन करंट एसिड है, तो बैलेंस शीट का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ, इसका डेप्रिसिएशन किसके अंदर जाएगा सर, कॉस्ट के अंदर जाएगा। एग्री करते हो, ये तो नहीं करो ना यार। चले सर, डेप्रिसिएशन का सीन क्या है, एसिड की कॉस्ट कितनी है, 1.2 मिलियन, सैल्वेज वैल्यू इसकी कितनी है, 3 लाख रुपए, और इसकी लाइफ कितनी है, सर इसकी 1 लाख किलोमीटर है। जी सर, इसका डेप्रिसिएशन जाएगा, सर इसका डेप्रिसिएशन किसमें जाएगा, वेरिएबल के फिक्स। सर मेथड कौन सा दिख रहा है, ये यूनिट आउटपुट मेथड दिख रहा है, तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा सर, वेरिएबल के अंदर जाएगा। एग्री करते हो? चलो लड़के आ जाओ वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एसिड की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 1.2 मिलियन, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 3 लाख, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है, यूनिट आउटपुट बोले तो 1 लाख किलोमीटर। मेरे दोस्त 1 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन कितना बना, 9 रुपए, पक्का ना, 909 नहीं, अभी यहां पे क्या लिखूं, 900 नहीं, अभी इसे बताओ पर यूनिट कितना, 9। डन हो गई बात। चले सर, 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, कितना डेप्रिसिएशन, 9। यहां पे किसकी वर्किंग कर रहा हूं, 10,000 किलोमीटर की, कितना हो गया, बोलो बोलो, 9 क्या लिखूं,
यहां पे किस पे वर्किंग कर रहा हूं? 20,000 पे कितना? 180। यहां पे दोस्त किस पे वर्किंग कर रहा हूं मैं? 30,000 कितना? 2,70,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? फिट है। चले सर अगला है मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर। सर 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ना हम इसकी धुलाई उलाई करवा देते हैं। कितना खर्चा आता है धुलाई का? 6,000 रुपए का। वेरिएबल के फिक्स? बोलो भाई, बोलो। वेरिएबल के फिक्स बोलो। सुनो, आपने गाड़ी धोने वाले को घर पे लगाया हुआ है, गाड़ी धोने वाले को घर पे लगाया हुआ, घर के जो चौकीदार वकीदार होते हैं गली के, वो गाड़ी धो रहे हैं, महीने के ले रहे हैं 1,000 रुपए। महीने के कितने पैसे ले रहे हैं? 1,000 रुपए। एग्री करते हो? किसी दिन आपने गाड़ी चलाई नहीं, खड़ी हुई है, आएगा कपड़ा मारेगा चला जाएगा। किसी दिन आपने 1 हफ्ता बड़े अजीब इलाकों में मिट्टी में चलाई है, उस दिन वो बेचारा बड़ी मेहनत से कपड़ा लगाएगा। एग्री करते हो? 1 हफ्ता खड़ी हुई है, मिट्टी चढ़ी नहीं है, हल्का सा कपड़ा लगाया, साफ हो जाएगी। पैसे कितने दोगे उसके महीने के? 1,000 रुपए। फिक्स के वेरिएबल? फिक्स है। अच्छा जी, 1 दिन के कपड़ा लगाने के तुम दोगे उसको 200 रुपए। 1 दिन के कपड़े लगाने कितने दोगे? 200 रुपए। आपने 5 दिन लगवाए, पूरा महीना छोड़ दिया। वेरिएबल के फिक्स? बात समझ में नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आपने बोला कि भाई सुनो, अब मैं और क्लैरिटी बता रहा हूं। हमने बोला देखो, रोजाना कपड़ा लगाने मत आया करो, सही, महीने का भी हिसाब किताब नहीं है। 100 किलोमीटर हो, ये मीटर है, देख लेना झांक के, 100 किलोमीटर हो, साफ करो चले जाओ। सही है। पहले दिन आया 50 किलोमीटर थे, साफ करेगा? चला जाएगा। दूसरे दिन आया 90 किलोमीटर थे, साफ करेगा? नहीं करे। फिर 101 किलोमीटर थे, साफ करेगा? यस बॉस। वेरिएबल के फिक्स? महीने के हिसाब से रखूंगा तो फिक्स, महीने के हिसाब से रखूंगा तो फिक्स। प्रोडक्शन, यहां पे प्रोडक्शन क्या है? कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, ये प्रोडक्शन है। इसके हिसाब से रखूंगा तो वेरिएबल। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? सर ये वेरिएबल है आपके पास। सुने आपने 5,000, एक और एग्जांपल से समझेंगे इसको। सर्विस कितने किलोमीटर की बात करवा रहे हो? 5,000 किलोमीटर। पहला महीना चलाया आप, चलाई नहीं आपने गाड़ी, दूसरे महीने ऐसी गली में घुमाते रहे गाड़ी, तीसरे महीने फिर आप गली में घुमाते रहे, चौथे महीने आप चलेगा पाकिस्तान टूर पे और 5,000 किलोमीटर हो गए। तो गाड़ी की सर्विस कब कराओगे? चौथे महीने। पहला महीना हो गया, एग्री? पहला महीना पाकिस्तान टूर लगा कर आए, पहला दिन आपने 6,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, सर्विस कराओगे? पहले दिन करा लोगे। दूसरे दिन आपने 8,000 चला दी, सर्विस कराओगे? बिल्कुल चलाओगे। रोजाना खूब ट्रैवलिंग कर रहे हो, पूरा दिन गाड़ी चल रही है, रोजाना सर्विस होगी? बिल्कुल होगी। तो वेरिएबल हुई, फिक्स हुई। फिक्स का मतलब महीने का आपने लॉक कर दिया कि 1 धुलाई या 2 धुलाई, ये फिक्स है। एग्री करते हो? एग्री कर दो। किसी प्रोडक्शन के साथ लिंक कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? वेरिएबल हो जाएगी। तो जनाब मैं इस कॉस्ट को कहां लिखेगा? वेरिएबल के अंदर। जी सर, सर्विस कॉस्ट। जी बॉस, कितनी सर्विस कॉस्ट है मेरे पास? 6,000 रुपए की कॉस्ट है। कितने किलोमीटर के लिए? 5,000 किलोमीटर के लिए। तो जनाब पर किलोमीटर देखा जाए कितना पड़ गया मुझे? 1.2। यहां पे कितने किलोमीटर चला रहे हो? 10,000। कितना? 12,000। इस तरह देख लो, ये यूं भी देख सकते हैं कि सर हर 5,000 किलोमीटर के बाद कितनी की सफाई होगी? 6,000 रुपए की। हर 5,000 यहां पे कितनी दफा सफाई हुई होगी? 2 दफा। यहां कितनी दफा सफाई हुई होगी? कितनी दफा? बोले भाई घबराते क्यों है? क्या होगा? डांट पड़ेगी ज्यादा ज्यादा, बस, और क्या होगा? यहां भैया कितना पैसा बताओ? पैसा 36,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है भाई? महीने का लॉक कर दूंगा ना तो फिक्स हो जाएगी। चौकीदार को तनख्वाह महीने की मिलती है, प्रोडक्शन की नहीं मिलती। महीने की तनख्वाह फिक्स हो गई, अंदर काम हो रहा नहीं हो रहा, फारिग बैठे में, तनख्वाह उसको मिल रही है। फिट है? आगे बढ़ो मेरे भाई। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट। जनाब आपको कुछ स्पेयर पार्ट भी थोड़े बहुत चेंज कराने पड़ते हैं। हर 2,000 किलोमीटर के बाद 4,000 रुपए के स्पेयर पार्ट चेंज कराने पड़ेंगे। पहले मुझे बताओ वेरिएबल के फिक्स। वेरिएबल, खूबसूरत बात हो गई। पैसे बताइए यहां पे कितने? अब ना थोड़ा दिमाग चलाना है। कितने किलोमीटर के बाद चेंज करानी है? 2,000 के बाद। कितने किलोमीटर की वर्किंग मांग रहा है? तो कितनी दफा? 5 दफा। एक दफा के पैसे कितने? 4,000।
तो 5 दफा के पैसे कितने? 20,000। ये मैथ चाहिए मुझे कॉस्टिंग के अंदर, ये मैथ चाहिए। लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हो मैंने क्या दोबारा? कितने किलोमीटर के बाद पार्ट चेंज होंगे? 2000। कितने किलोमीटर की वर्किंग है? कितने किलोमीटर के बाद पार्ट चेंज हो रहे हैं? 2000। तो कितनी दफा पार्ट चेंज हुए होंगे? डिवाइड मार लिया आपने, कितनी दफा? 5 दफा। एक दफा के पैसे कितने? 4000। तो 5 दफा की कितने हो गए? 5 4 20। ये मैथ चाहिए मेरे को कॉस्टिंग के अंदर, ये मैथ चाहिए होती है। फिट हो गई बात? फिट हो गई। इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जनाब आपके पास कॉस्ट कितनी है? 4000 रुपए का स्पेयर पार्ट्स का खर्चा आएगा। कितने किलोमीटर के बाद? 2000। तो देखा जाए तो हर किलोमीटर के बाद इफेक्टिवली कितने का खर्चा आ रहा है? 2000 रुपए। 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। ऐसे भी कर लो, बात देखिए, ऐसे भी कर लो, बात देखिए। यहां पे कितना मेरे भाई? 40। यहां कितना दोस्त? 60। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे पास व्हीकल टैक्स 20% एडजस्टेबल, वो मैं बाद में बताता हूं। जनाब ये व्हीकल टैक्स है पूरे साल का कितना? 7,500 वेरिएबल के फिक्स। गाड़ी कम चलाएं या ज्यादा चलाएं या नहीं चलाएं, घर के सामने खड़ी रखें, आपको फिर भी पूरा का पूरा टैक्स देना। आप जाके ये नहीं लड़ सकते मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, मेरे पड़ोसी ने तो हर महीने सुबह निकालता था और रात में लेकर आता था गाड़ी, मैंने तो चलाई नहीं है, उससे भी उतना टैक्स ले रहे हो, मुझसे भी इतना टैक्स ले रहे हो। क्या इस बहस में फड्डा होगा? नहीं सर। वो बोलेंगे सर आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। क्यों? ये कैसी कॉस्ट है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट है। कितना? 7,500। फिर ये बोल रहा है सर 20% एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? अभी तुम लोग टैक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एडजस्ट का मतलब ये होता है आप अभी दे दें, बाद में हम लोग आपको रिफंड कर देंगे, या कोई और टैक्स जमा कराने आओगे ना उसमें से एडजस्ट कर लेना। तो इसका मतलब देखा जाए तो वापस हो रहा है ना यार, देखा जाए तो वापस हो रहा है। यानी कि अभी तुम 7,500 जमा करा दो, कोई और टैक्स जमा कराने आओगे ना उसमें से एडजस्ट कर लेना। उसके अगर तुम्हें अगर 20,000 जमा कराने ना उसमें 2,000 एडजस्ट कर लेना, 18,000 दे देना। मतलब देखा जाए तो वापस हो रहा है, लेकिन उस वापस होने की शक्ल चेंज है, वापस होने की शक्ल चेंज है। बस में मैंने क्या बोला? चले सर तो कितनी कॉस्ट है मेरी? बेसिकली 80%। कितना बना? 6,000। चले सर अगला, नेक्स्ट इंश्योरेंस। सर कहां लिखेंगे इंश्योरेंस? इंश्योरेंस बिल्कुल सर, गाड़ी कम चलाएं ज्यादा चलाएं नहीं चलाएं तो इंश्योरेंस तो फिक्स है ना भाई। 36,000। चले बॉस, नेक्स्ट है मेरे पास कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल। ये तो वेरिएबल है, इसमें तो किसी ने फिक्स बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। पेट्रोल जनाब, गाड़ी आप कम चलाएं ज्यादा चलाएं उसी हिसाब से पेट्रोल खर्च होगा भाई। जी सर 75 रुपए 1 लीटर के। नीचे क्या बोल रहा है? ऑन एन एवरेज द कार कंज्यूम 1 लीटर फॉर एवरी 15 किलोमीटर। 1 लीटर में 15 किलोमीटर चली जाती है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चली जाती है गाड़ी। इधर आओ भाई, कितने पे वर्किंग कर रहे हो दोस्त? 10,000 किलोमीटर पे। 10,000 किलोमीटर पे वर्किंग कर रहे हो, कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा? 1 किलोमीटर में गाड़ी कितना चलती है? 15। कितने डालने पड़ेंगे सर? अब डिवाइड कर लो कितने लीटर पेट्रोल डालेगा। 1 लीटर कितने का? 75 रुपए का। ये मैथ चाहिए मेरे को, इतनी मैथ चल जाएगी ना भाई कॉस्टिंग के अंदर, इतनी मैथ चाहिए मेरे को। इतनी भी अगर मैथ नहीं चल रही तो भाई फिर इसका मतलब मामला खराब है। कितने दोस्त? 50,000 रुपए का पेट्रोल। यहां पे दोस्त 1 लाख। यहां पे दोस्त 1.5 लाख। क्या सबों को बातें क्लियर हो रही हैं? अगला सर कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर 25,000 किलोमीटर। हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर बदलने पड़ेंगे, 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। जी सर टायर कितना लिखेगा? नहीं है। अच्छा वेरिएबल है फिक्स है? पहले तो बताओ, वेरिएबल है फिक्स है? स्पेयर पार्ट्स और ये सेम ही डेफिनेशन हो गई भाई।
स्पेयर पार्ट्स और उसमें सेम ही डेफिनेशन हो गई, वेरिएबल है। हाँ जी सर, यहां पे कितना लिखे मैं? नहीं। यहां पे कितना? नहीं। यहां पे कितना? क्या आप लोग सही जवाब दे रहे हो? मुझे एक जवाब दे दो। अकाउंटिंग कैश पे होती है, अक्रूवल पे होती है? अकाउंटिंग कैश बेस पे होती है, अक्रूवल बेस पे होती है? अक्रूवल बेस पे होती है। सब मानते हो? सब मानते हो अक्रूवल बेस पे होती है? अब सुनना, मैंने बोला यार आपका रेंट अ कार का काम है और आपने रेंट अ कार के हिसाब से गाड़ी दी, आप गए गाड़ी लेने के लिए, आपने बोला यार सही है। रेंट अ कार वाले ने बोला यार देखो पेट्रोल तुम्हारा, हमने बोला ठीक है। उसने बोला गाड़ी का पर डे जो है ना वो 5,000 रुपए किराया, हमने बोला ठीक है यार देंगे। फिक्स या वेरिएबल? फिक्स है। मैं गाड़ी ले रहा हूँ रेंट अ कार वाले से, एक दिन की कितने पैसे? 5। अब मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं, घर पे ले आके रख दूं, मुझे 5,000 रुपए देने। पेट्रोल मेरा, पेट्रोल वेरिएबल की फिक्स? वेरिएबल। बात क्लियर हो रही है? अब सुनना, लेकिन उसने एक और चिरान लगा दी। उसने बोला यार देखो गाड़ी चलेगी ना तो टायर भी घिसेंगे। मैंने कहा बिल्कुल घिसेंगे। ऐसा ना हो कि यार तुम इतनी ज्यादा गाड़ी चला दो कि और टायर घिस के ले आओ, तो पता चला मुझे तो इतनी बचत ही नहीं होगी जितनी कि मैं टायर डाल दूंगा। मैंने कहा बात तो लॉजिकल है। मैंने बोला क्या साइंस है तुम्हारी? उसने बोला साइंस मेरी ये है कि मैं हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर बदली करवाता हूं और मेरी गाड़ी के टायर ना 20,000 रुपए के आते हैं। हमने बोला अच्छा भाई ये हिसाब किताब है। हमने बोला गाड़ी अब जो तुम मुझे दे रहे हो बगैर 0 मीटर गाड़ी अभी भी शोरूम से लेकर आया। हमने बोला वाह मजा, बेहतरीन। सुनना, मैंने उससे गाड़ी लेके गया, 0 मीटर गाड़ी थी। वापस जो मैंने इसको करवाई ना तो उस वक्त उसने मीटर नोट किया तो 24,990 किलोमीटर गाड़ी पे मीटर आ रहा था। मैंने ठीक ठाक चलाई। टायर के पैसे दूंगा मैं? टायर के पैसे दूंगा मैं? नहीं दे रहा आप लोग के मुताबिक। अच्छा भाई ये मैं था, मैं चला गया। मैंने ओके भाई अल्लाह हाफिज़। दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे ने बोला यार मुझे रात में शादी में जाना है, गाड़ी दे दो। उसने बोला ठीक है ले जाओ। गाड़ी लेके गया, मीटर कितने का था? इतना मीटर रीडिंग थी। उसने जब वापस की तो सिर्फ इतने किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलाई इसने? 20 किलोमीटर। इस जवान ने सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर चलाई? 20 किलोमीटर। एग्री करते हो? हिसाब किताब हो रहा है रेंटा कार वाले के। उसने बोला 5,000 पर डे। कह रहा हाँ मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। उसने बोला ला 20,000 रुपए भी निकाल टायर के, तुम्हारी वजह से टायर खर्च हो गया, मुझे टायर बदली करना पड़ेगा। फट्टा हो जाएगा यहाँ पे। है इलॉजिकल बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब बॉस आपने अपनी बेसिस, आप क्या कर रहे हैं यार? मतलब एक बंदा जो कि इतने किलोमीटर चलाकर आ गया, आपने उससे टायर के पैसे नहीं लिए। क्यों? वो जो बेंच था ना वो मीट नहीं हुआ, 25,000 टच नहीं हुआ। एक बंदा 20 किलोमीटर चलाकर आया, बोलो लो 20,000 रुपए भी निकालो टायर बदली करवाने, तुमने सारे टायर घिस दिए। तो यार इलॉजिकल बात है ना, सेंसलेस बात है ना ये। तो हमें क्या करना चाहिए था बॉस? इससे थोड़े बहुत टायर के पैसे लेने चाहिए थे जितने किलोमीटर उसने घिसे। लॉजिक ले रही, मैंने क्या बोल दिया? तो क्या यहाँ पे टायर की कॉस्ट 0 लिखूंगा मैं? कुछ तो लिखेंगे ना यार। लॉजिक में मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग अक्रूवल पे होती है, कैश पे नहीं होती भाई। टायर घिसता चला जा रहा है, खर्चा होता चला जा रहा है। टायर घिसता चला जा रहा है, खर्चा होता चला जा रहा है। चले बॉस मुझे बताइए, मेरे दोस्त मुझे बताइए, कितने के टायर है लड़के? 20,000 रुपए के टायर। और कितने किलोमीटर के बाद खर्चा करवाना है? 25,000 किलोमीटर के बाद। तो देखा जाए हर किलोमीटर पे टायर कितने रुपए का घिस रहा है? 0.8 रुपए का। बात मानते हैं? 1 किलोमीटर गाड़ी चली और कितने का खर्चा हो रहा है तुम्हारा? 0.8 किलोमीटर का। चले सर मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना? 8,000। ये कितना दोस्त? 16,000। ये कितना दोस्त? 24,000। क्या टायर वाली बातें समझ में आ गई? आपने गाड़ी का पेट्रोल का टैंक फुल करवा लिया, फुल। खर्च हो गया? खर्चा हो गया? खर्चा नहीं हुआ। जब गाड़ी चलेगी और पेट्रोल तब हवा में उड़ जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, वो खर्चा है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बॉस बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अभी तो पेट्रोल की टंकी फुल है ना भाई, खर्चा वर्चा नहीं हुआ है। जब गाड़ी चलेगी तो खर्चा होगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कंपनी वाले क्या कर रहे हैं सर? कंपनी वाले पेट्रोल बिजली खुद बनाते हैं, और हकीकत में कंपनी में ही होता है, वो बिजली खुद बनाते हैं। उनके पास बड़े बड़े प्लांट हैं बिजली बनाने वाले। वो बनती है जनाब तेल से, पेट्रोल से, फ्यूल से। फ्यूल खरीद के लाके उन्होंने रख दिया, खर्च हो गया। जब उससे बिजली बनाएंगे तो खर्च होगा ना यार। लॉजिक समझ में आई? अकाउंटिंग में तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एडवांस में रेंट पे कर दिया, खर्च हो गया।
सर प्रीपेड है, ये प्रीपेमेंट है, तो यहां पे क्या हो गया तुम लोगों को भाई, वही चीज तो है ये। लॉजिक क्लियर? चलो लड़के टोटल बताओ। चलिए सर ऐड मारे कितना? 1,80,000। ठीक हो गया। फिक्स का बताइए 42,000। टोटल बतलाइए 222। फिर मेरा भाई 360 बराबर वाला टोटल करिए बराबर वाला। फिर कितना जनाब? 540। 540। ये भैया टोटल बताइए 582। चले सर, इसने रिक्वायरमेंट में बोला था कि पर यूनिट भी निकालिए, अभी निकाल लेते हैं पर यूनिट। सर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,80,000। कितने यूनिट, कितने किलोमीटर के लिए? 10,000 के लिए डिवाइड कर लीजिए बॉस, कितना? ₹18 पर किलोमीटर। इसी तरह इसका भी बता दीजिए 42,000 डिवाइडेड बाय 10,000 किलोमीटर, कितना? 4.2 पर किलोमीटर। टोटल बता दीजिए कितना? 2,22,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना? सही रुपीस में है सारा, कितना? 20 रुपीस पर किलोमीटर। ये बता दो मेरे दोस्त, डिवाइड मारते रहो शाबाश। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, कितना? हाँ 18। फिर 2.1। फिर हाँ 20.1। फिर दोस्त, ओ भाई करना सॉल्व, तो एग्जाम में कैलकुलेटर में हाथ कैसे चलेगा? ये गलत आदत होती है यार, तुम लोग कैसे पढ़ते हो ये? एग्जाम में कैलकुलेटर में भी तो हाथ तेजी में चलना चाहिए ना, पेपर कैसे होगा 3 घंटे में पूरा? भाई पेपर बहुत लेंथी होता है, कॉस्टिंग आपकी सोच है, जिससे पूछोगे ना सब ये बोलेंगे भाई कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंथी है। कितना दोस्त? 540 डिवाइडेड बाय 30,000, 18। फिर 1.4 बस। फिर हाँ 0.4। फिट है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड? कोई घबराहट? टाइम हो गया? टाइम क्या हो रहा है यार? 3:25 होकर चले सर, डन। चले सर, आज की क्लास को फिर हम यही तक रहते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।